नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल से ही विदित है कि इस बार जो है हम निबंध के टॉपिक के तहत भारतीय कृषि चुनौतियां एवं समाधान को लेकर के आए हैं। और आप लोग के टॉपिक में क्या है, कृषि है। अब देखेंगे तो जो आप लोग के 6 पॉइंट हैं उसमें क्या है, तो उसमें कृषि भी है। और कृषि बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। और अगर यहाँ से हुआ, आपदा प्रबंधन से हुआ, ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप लोग को लिखने की कमी नहीं पड़ेगी। और निबंध में मैंने पहले ही क्लास में बताया कि आप लोग को वही निबंध जो है सेलेक्ट करना है जहां आपका कलम रुके नहीं। यदि आपका पेन रुक रहा है, आपको सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, तो कितना लिखेंगे। 1000 शब्दों में निबंध लिखना है और 1000 शब्दों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है निबंध में कि यदि आप अपने निबंध को रिपीट किए तो समझ लीजिए कि फिर परीक्षक जान जाएगा कि इस बच्चे की इतनी ही क्षमता है। और ये अधिकांश बच्चों के साथ हो जाता है ऐसा धोखा कि वो जीएस के स्तर पे चीजों को पढ़े रहते हैं और उनको लगता है कि हम जो है 700 800 या 1000 शब्दों में निबंध लिख लेंगे। वो नहीं होगा। तो इसीलिए जो मैंने पहली क्लास में जो गोल्डन रूल 8 बताए हैं उसे तो आपको जरूर देखना है। और उसके बाद 2 निबंध मैंने पीछे और कराए हैं, वो आपके टॉपिक से संबंधित है, तो उसको भी जरूर जाके देखें। ये हमारा निबंध की चौथी क्लास है। एक को तो मैंने रूल बताया था कि कैसे निबंध करना है, क्या समस्याएं आती हैं, क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं। और 2 निबंध की क्लासेस हुई है, ये तीसरी क्लास है और इसमें हम भारतीय कृषि की चुनौतियां और उसके समाधान को देखेंगे। संस्थान जो है जीआईसी का 3 ऑप्शनल चला रहा है। एक हिस्ट्री है, दूसरा सिविक्स है और तीसरा है क्या, तो वो ज्योग्राफी है। तो 3 ऑप्शनल प्लस एससे और जो हिंदी का कोर्स है वो भी संस्थान संचालित कर रहा है। तो आप लोग जो है इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी की परीक्षा, उसके लिए हम 2 ऑप्शनल पे काम कर रहे हैं। एक हमारा हिस्ट्री है और दूसरा कौन सा, पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है, पॉलिटिकल साइंस का आजकल में आ जाएगा। तो ऐसे में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जो है वो संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा निबंध है, प्राकृतिक आपदाएं नहीं, ये प्राकृतिक आपदाएं निवारण नहीं होगा, ये पुराना वाला आ गया है। ये भारतीय कृषि और चुनौतियां हैं। तो इसको क्या है कि हम जो है 4 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। इसमें प्रस्तावना होगा, फिर भारतीय कृषि की चुनौतियां होगी, और उसके बाद कृषि से जुड़ी चुनौतियों का समाधान होगा, और फिर क्या होगा, तो उपसंहार होगा। अब आप लोग बहुत ज्यादा मैसेज करके पूछते हैं कि सर प्रस्तावना लिखते समय प्रस्तावना हेडिंग डालनी है क्या, या लास्ट में उपसंहार का हेडिंग डालना है क्या। तो मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ हेडिंग डालना ही नहीं है। आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते हुए चले जाना है। जहां आपको लगे कि कोई डाटा दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, वहां आप हल्का सा अंडरलाइन बस कर दे। यही तरीका होता है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं अपनी पहली क्लास देखने के लिए, क्योंकि वहां ऐसी कोई डाउट जो आपके मन में निबंध को लेकर के हो सकती है, मैंने वहां उसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। तो आप लोग वहां देख लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहला हम प्रस्तावना के तहत देखेंगे। और प्रस्तावना लिखने में आप लोग को सबसे ज्यादा समस्या आती है और होती भी है। हम लोग भी जब परीक्षार्थी थे, लिखने जाते थे, तो रियली बताए प्रस्तावना में कि शुरुआत कैसे करें। क्योंकि यही वो पार्ट होता है कि जहां आपको आपके निबंध को लेकर के परीक्षक पढ़ता है, और प्रस्तावना से ही वो जान जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। फिर आगे तो वो बस केवल देखता जाता है, अंडरलाइन की हुई चीजों को देखता जाता है बच्चे ने कौन कौन से पॉइंट डाले हैं, और फिर लास्ट में वो उपसंहार देख लेता है। तो ऐसे में ये 2-3 चीजें जो है, स्टार्टिंग की प्रस्तावना, बीच के पार्ट में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो उनको आप अंडरलाइन कर दें। और देखिए निबंध में जो है फैक्ट,
जैसे आप लोग अपने मेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट में, तो वैसा फैक्ट की जरूरत यहाँ नहीं होती। आपको यहाँ ये नहीं है कि तथ्य पे तथ्य, फैक्ट पे फैक्ट भर दीजिए, नहीं, यहाँ बस सपोर्ट करने के लिए फैक्ट दे कि भाई ठीक है, अगर हम ये दावा करें तो इसके पीछे का थोड़ा सा ये प्रमाण ले लीजिए। लेकिन यहाँ फैक्ट की उतनी जरूरत नहीं होती जितना आपको मेंस परीक्षा में होती है जीएस का पेपर लिखते समय। तो चलिए, भूमिका में हम बता रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं आप भूमिका को। देखिए, ये हमारी भूमिका है, आप लोग भी बदल सकते हैं। तो भारतीय कृषि कई दशक, भारतीय स्वतंत्रता के कई दशक बीत चुके हैं। हाल ही में हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 1947 से अब तक देश ने हर क्षेत्र में क्या किया है, तो पर्याप्त विकास किया। मतलब आप भूमिका बना रहे हैं कि भाई हमने क्या है कि हमारी स्वतंत्रता के कई दशक बीत चुके हैं, और बीत चुके हैं तो उसके पीछे आप बता रहे हैं कि हमने अभी हाल ही में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, तो विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से शामिल है। मतलब आपने यहाँ दिखाया ना कि हम हर क्षेत्र में पर्याप्त विकास कर चुके हैं। तो अब आप उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो देश दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रही है। भारतीय सेना विश्व के ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है। भाई हमारी सेना की मिसाल दी जाती है, हम एक बहुत ताकतवर सेना रखते हैं। तथा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इधर कुछ झटके लगे तो हम 6वीं पे आ गए, नहीं तो हमारी स्थिति क्या थी, कुछ महीने पहले चौथे पायदान पे हम थे। और अभी भी ट्रिपल पी के मामले में आप देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का रैंकिंग क्या है, तो 3rd रैंक पे हम हैं। ठीक है, तो वही चीज आप बता रहे हैं। सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में भारत नियमित रूप से विकास की नई कहानियां लिख रहा है। मतलब हम हर सेक्टर में विकास को लेकर के अग्रसर हैं। और आपने उदाहरण दिया कि भाई कैसे हम एक बहुत बड़ी हमारे पास सेना है, हमारी इकोनॉमी जो है 6ठे नंबर पे है दुनिया में। कुछ समय पहले तो हम चौथे पर थे। ट्रिपल पी के आधार पे हमारी 3rd नंबर की इकोनॉमी है। फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे जा चुके हैं। ये भारत की उपलब्धियां हैं जो हमने स्वतंत्रता के बाद प्राप्त की हैं। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास के दौड़ में कहीं पीछे रह गया। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र। देखिए, अब आप भूमिका बना रहे थे किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, कि ठीक है इतना सारा विकास हो गया, लेकिन जो सबसे जरूरी क्षेत्र था, जो हमारी खाद्य सुरक्षा को लेकर के था, भाई एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर है, तो रोजगार देने वाला क्षेत्र था, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, तो उपेक्षित हुआ। वही आप बता रहे हैं, भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कृषि प्रधान देश जहां एक बड़ी आबादी जीविकोपार्जन ही इसी पर निर्भर है। मतलब चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और हमारी एक बड़ी आबादी के जीविकापार्जन का स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर है, कृषि है। वहां कृषि की ऐसी स्थिति क्या है, तो चिंताजनक है। बस इतना आप लिख दीजिए, आपका भूमिका हो गया कि बच्चा जान रहा है कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और कृषि की उपेक्षा हुई, कृषि हमारी पीछे छूट गई, भारत के उस विकास में ये आगे नहीं बढ़ पाई। आपने बता दिया, आपके भूमिका का पार्ट खत्म हो गया। भूमिका मतलब प्रस्तावना। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है कि भाई चुनौतियां हैं, अगर हम पीछे हटे, हमारी कृषि जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। और ग्रोथ क्या, वो दयनीय स्थिति में है, आईसीयू में है, नाजुक स्थिति में है। तो उसके पीछे कुछ चुनौतियां तो हैं। तो अब हम एक एक करके चुनौतियों की चर्चा करते हैं। और देखिए, यहां मैंने समझाने के लिए पॉइंट पॉइंट बनाया है। आप इन सारे पॉइंट का विस्तार करेंगे और 5-6 लाइन लिखते हुए ऐसे चले जाएंगे। एक पेज पे 3 पैराग्राफ बनाइएगा और ऐसे करते करते 8-9 पेज लिख डालिएगा। आपका जो है खूब बढ़िया से निबंध कंप्लीट हो जाएगा और खूब अच्छा नंबर पाएंगे। तो भारतीय कृषि की चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती आप देखेंगे क्या है, कि भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भरता।
मतलब हमारी कृषि को लेकर के क्या कहा जाता है कि हमारी कृषि अभी भी क्या है, तो वो एक तरीके से जुए के समान है, जो मानसून रूपी जुए पर निर्भर है। मानसून अच्छा, मतलब बारिश अच्छी हुई, भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। वही आप बता रहे हैं कि 55 से 60% कृषि योग्य भूमि मानसून पर निर्भर है। सोचिए कि आजादी के, मतलब हमें गणतंत्र हुए 77 साल हो गया, और 77 साल बाद भी क्या स्थिति है कि 55 से 60% जो एग्रीकल्चर है अभी भी वो क्या है, तो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितनी दयनीय स्थिति में हैं, या हमारा कृषि क्यों पीछे रह गया। बाढ़ एवं सूखा तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का खराब होना, मतलब बाढ़ आ रहा है। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए कि असम पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। तो असम में जिस तरीके से बाढ़ है, तो क्या अब आप वहां एक अच्छे फसल की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से पूर्वी बिहार डूबा हुआ है, बंगाल डूबा हुआ है, अक्सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश डूब जाता है, बाढ़ की समस्या में आ जाता है। तो ऐसे में वहां की एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। देश का 68% कृषि योग्य भूमि सूखाग्रस्त है, जो देश का औसतन 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है, तो आप देखेंगे कि बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें असम और बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जिसकी मैंने चर्चा करी। और हमारा 68% भूमि कैसा है, तो सूखाग्रस्त है। तो इस तरीके के आंकड़े को देते हुए आप बताइए कि कैसे बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे कृषि को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। अत्यधिक रसायनों और उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, तो प्रभावित हो रही है। मतलब क्या है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हरित क्रांति में क्या हुआ, हमने खाद्यान्न निर्भरता तो प्राप्त कर ली, मतलब हम खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन हुआ क्या कि उसकी एक बड़ी कीमत हमें अपनी मृदा को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के चुकानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में हमने खूब ज्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। और जो रासायनिक उर्वरकों, जैसे इसमें फास्फोरस होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उनका जो एक क्रम होता है, एक अनुपात होता है, हमने ज्यादा पैदावार पाने के लिए उस अनुपात को ही किनारे कर दिया। और यही कारण आप देख रहे होंगे, आप इसकी सीमाओं में दिखाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का जो हरित क्रांति से लाभान्वित क्षेत्र रहा है, वर्तमान में क्या है कि आज वहां सबसे ज्यादा प्रदूषित मिट्टी हुई है। और प्रदूषित मिट्टी होने के कारण वहां का जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, वो भी हाईली जो है वो प्रदूषित है। और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि इन क्षेत्रों में कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। और जो हालिया सर्वेक्षण बता रहे हैं कि जिस तरीके से खाद्यान्न में इस तरीके का प्रयोग हो रहा है और वही खाद्यान्न हम खा रहे हैं, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या होगी, तो कैंसर से पीड़ित होगी। और ये हम आपको डरवा नहीं रहे, यथास्थिति बता रहे हैं। ये साइंस जर्नल में छपा जो है वो सर्वेक्षण है। तो वही आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो रासायनिक उर्वरकों का हमने अंधाधुंध प्रयोग किया, तो उससे क्या है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता, फसल की क्वालिटी तो खराब हुई ही हुई, लेकिन एक समय के बाद मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो गई। फिर भारतीय किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी के पास क्या है, कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। भाई जो हमारे किसान हैं, तो उसमें से 70% से ज्यादा किसान जो है वो सीमांत कैटेगरी में आते हैं। मतलब सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो। तो ऐसे में जब इतनी इनके उनके जोतों का आकार इतना छोटा होगा, तो उनके लिए कृषि क्या हो जाएगी, तो कोई फायदे का तो सौदा नहीं रहेगा। 1-2 बीघे में खेती करके आदमी क्या कर लेगा। अगर थोड़ा सा वो इनोवेटिव है तो ठीक है, फ्लोरिकल्चर कर सकता है, जैविक औषधियों का वो बागवानी कृषि कर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा संभावना तो 1-2 बीघे में नहीं रह सकती। 1-2 बीघे में वो क्या करेगा कि भाई, और सबसे पहला काम वही करेगा कि वो अपने लिए खाद्यान्न पैदा करेगा कि भाई हमारे और हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज कम से कम हम अपने खेतों से उपजा लें। और अधिकांश किसान इसी में जूझ रहे हैं कि वो निर्वाह मूलक कृषि कर रहे हैं, मतलब कि किसी तरीके से उनका जीविकोपार्जन हो जाए, उनकी जो बेसिक आवश्यकता है वो पूरी हो जाए।
तो वो कृषि में बने हुए हैं। ज्यादा भौतिकवादी संस्कृति के बारे में तो हमारा जो किसान है वो सोच ही नहीं सकता बेचारा। उसके लिए क्या है कि हम जो है हमारे परिवार का पेट पल जाए, रहने के लिए एक छत हो जाए, और हमारे बाल बच्चे किसी तरीके से पढ़ लें और हम उनका ठीक से शादी विवाह कर सके। तो भारतीय किसान इतने में ही उसका पूरा जीवन खप जा रहा है। तो ये दुर्दशा है भारतीय किसानों की, और इसका एक बड़ा कारण यही है कि इनके पास जो है जोतों का आकार जो है वो बहुत छोटा है। परिणाम स्वरूप कृषि किसानों के लिए लाभ कमाने का माध्यम न होकर महज जीवन निर्वाह का माध्यम बन गई है, वही जो मैंने पीछे बताया। और फिर आप देखेंगे कि भारतीय कृषि प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या से भी जूझ रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होती है कि सपोज करिए कि एग्रीकल्चर में आप देखें, और अर्थशास्त्र में आप लोग पढ़े ही होंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी बेरोजगारी जो है वो एग्रीकल्चर में होती है। कैसे एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी है? क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे अभी बरसात हो रही है, अभी इस समय धान की रोपनी होनी है, तो इस समय एग्रीकल्चर में खूब काम है, तो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जैसे ही आप धान रोपेंगे उसके बाद फिर जो है थोड़ा बहुत उसकी निराई में काम आएगा लोगों के श्रम का, और फिर कटाई में। तो बीज का 2.5-3 महीना, फिर उसके बाद 2 महीना, ये पूरी तरीके से मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं रहती, मतलब किसान खाली रहते हैं। लेकिन फिर भी इसी में ज्यादा से ज्यादा किसान लगे हुए हैं। और आंकड़ा आप देखेंगे कि भारत की लगभग 43 से 45%, 43 से 45% जो है कार्यशील आबादी कहाँ है? तो वो कृषि पर निर्भर है। मतलब काम बहुत कम है और बहुत ज्यादा लोग इसी पर निर्भर है। तो जब बहुत ज्यादा लोग इस पर निर्भर होंगे तो वो अपनी आजीविका के लिए भी इसी पर डिपेंड होंगे। तो ऐसे में भाई जब प्रोडक्शन ही उस तरीके से नहीं है, सरप्लस उत्पादन नहीं हो रहा है, तो फिर उनका भरण पोषण किसी तरीके से होगा कि वो पेट पाल ले और तन पे जो कपड़ा है वो पहन सके, बाकी बहुत अच्छी सुख सुविधा में वो नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी समस्या है। और अगर आप देखेंगे कि जो हमारे 43 से 45% आबादी, यदि 45% आबादी हमारी कृषि पे है निर्भर है, तो ये 45% के श्रम का मूल्य कितना हुआ? तो जीडीपी में आप देखेंगे महज 18 से 20%, क्योंकि जो कृषि है वो भारतीय जीडीपी में 18 से 20% का ही योगदान वर्तमान में दे रही है, जबकि इसमें हमारी आबादी मतलब आधी आबादी करीब इसी में इन्वॉल्व है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कृषि में कितनी प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है। और ये सब पॉइंट मैं थोड़ा सा इसलिए विस्तार से बोल बोल के कर रहा हूं ताकि देखिए आप ये पॉइंट याद रखेंगे, और ये जो मेरा वीडियो 2 बार सुन लीजिएगा, तो आपको लिखते समय मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपको आपका पेन नहीं रुकेगा और शब्द कम नहीं पड़ेगा। और यदि आप रिपीट नहीं किए, बढ़िया से लिख करके आए, तो बहुत आराम से 30-32 नंबर तक निबंध में पा जाएंगे, नहीं तो 15-18 नंबर भी पा जाइए। पासिंग मार्क 50 में 17 होता है, वही एग्जामिनर दे के छोड़ देगा आपको, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए कि किसानों को अक्सर उनकी उपज का क्या है, तो पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती। एक तो हमारे यहाँ कहावत है कि तीत लौकी ऊपर से चढ़े नीम का डार। बेचारों का वैसे भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, निर्वाह मूलक कृषि कर रहे हैं किसान, उसमें भी अगर कुछ ये सरप्लस प्रोडक्शन किसी तरीके से कर लेते हैं तो फिर समस्या क्या होती है कि उस कीमत का, वो जो सरप्लस प्रोडक्शन उन्होंने किया है उसका जो है पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बिचौलिया तंत्र हावी है। काहे बिचौलिया तंत्र हावी है? तो उसका एक बड़ा कारण है कि पहली बात तो जो किसान होते हैं उन्हें पर्याप्त वित्त की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो पर्याप्त वित्त की सुविधा नहीं रहती, तो ऐसे में जब वो एग्रीकल्चर का जो सीजन आता है कृषि का, तो वो साहूकारों से या और अन्य लोगों से उधार लिए रहते हैं। और साहूकार या जो लोग उधार दिए रहते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई जैसे ही अनाज का उत्पादन होगा वैसे ही किसान बेच करके हमारा न केवल मूलधन चुकाएगा बल्कि उस पर जो हमको ब्याज मिल रहा है वो भी हमको देगा। तो किसान को भी लगता है कि भैया जैसे खलिहान में फसल आई नहीं कि वो जल्दी से जल्दी उसको बेचने में लग जाता है। और बेचने के लिए भी क्या है, ये बिचौलिया जो है वो साइकिल पे बोरा बांध करके, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक गफूर चाचा आते थे,
और उनसे हम लोग बहुत डरते थे। वो हम लोग के जो बड़े पिताजी थे वो डरवाते थे कि बदमाशी करोगे तो जो इतना बड़ा बड़ा बोरा इसी में गफूर चाचा आपको भर ले जाएंगे। तो आज भी हर गांव में गफूर चाचा ऐसे ही जो है वो सीजन खत्म नहीं हुआ, खलिहान में अभी कभी अनाज घर नहीं आया, खलिहान में ही उसका रेट लग गया और किसान उसे औने पौने दाम पे बेच करके जो भी नगद पाता है उसमें साहूकारों का ब्याज ऋण देता है, ब्याज देता है और थोड़ा बहुत जो हिस्सा उसके भाग्य में आता है उससे वो अपना जीविकोपार्जन करता है। तो ये स्थिति है कि किस तरीके से बिचौले। सरकार लाख दावा कर ले कि हम एमएसपी पे खरीदते हैं, आप एमएसपी पे, आप किसान हैं आप लोग, और इसमें हमारे मैक्सिमम व्यूअर चूंकि उत्तर प्रदेश के होंगे तो और वो उनका पृष्ठभूमि एग्रीकल्चर होगा। आप लोग मतलब अगर 1000 लोग देखेंगे तो इसमें 10 लोग भी जो है वो एमएसपी पे अपने प्रोडक्शन को जो है बेचने नहीं जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने लोगों ने एमएसपी पे जाकर के अपने उत्पादन को बेचा है। अधिकांश लोगों ने नहीं ही बेचा होगा, ये स्थिति है। और फिर भंडारण एवं परिवहन की जो सुविधा है, असुविधा है, भाई भंडारण के लिए क्या है कि किसानों के पास वो व्यवस्था नहीं है और सरकार वो व्यवस्था अभी तक कर नहीं सकी है। फसल सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं की भारी कमी है। मतलब आप जो हमारी कृषि की दुर्दशा है उसमें ये भी है कि भाई अगर हम जो है हमारे पास फसल है तो हम अपने घर में तो रख नहीं सकते, उसको लागत बहुत ज्यादा आ जाएगी और उसको हम सुरक्षित भी नहीं रख पाएंगे। उसके लिए क्या जरूरत होती है, कोल्ड स्टोरेज की होती है, और कोल्ड स्टोर है नहीं। कोल्ड स्टोर में आप रखने जाएंगे ना तो कोल्ड स्टोर है और ना ही वहां तक ले जाने के लिए कोई बढ़िया परिवहन के साधन है। तो ऐसे में किसान और भी ज्यादा मजबूर हो जाता है क्या कि अपने फसल को जो है वो उसी समय वो बेच देता है। अगर वो अपने फसल को थोड़ा होल्ड कर सके तो वाकई में जो लाभ बिचौलिया तंत्र कमा रहे, बिचौलिए क्या करते हैं कि किस अभी जो है, सपोज करिए कि गेहूं का जो है खेत कटा, गेहूं पैदावार आई, अब जो किसान जो है वो बेचा अपने गेहूं को, बिचौलिया खरीद लिया, और किसान अगर खरीद बेच रहा है 20 रुपया पर कुंटल गेहूं अगर बेच रहा है बिचौलिए से, तो बिचौलिया क्या करेगा, कुछ दिन तक 1 2 3 महीना 4 महीना इसको होल्ड कर लेगा, फिर यही गेहूं क्या बेचेगा, ये 30 से 35 रुपया प्रति कुंटल बेचेगा। और शहरों में जो हम लोग आटा खरीदते हैं तो ये तो कितने का मिल रहा है, 60 रुपया पर केजी। तो सोचिए जो एग्रीकल्चर जो उत्पादन कर रहा है उसको 20 रुपया भी कायदे से नहीं मिल रहा है, 10 से 15 रुपया का लाभ बिचौलिया कमा रहा, उसके बाद जो है कौन, तो जो मिले हैं, फ्लोर मिले हैं, वो कमा रही हैं। तो इस तरीके से लाभ तो इन लोगों के पास जा रहा है। ये तो बेचारा क्या है, जो हमारा अन्नदाता है वो तो सही में दुर्दशा का शिकार है। और दुर्दशा का शिकार इसलिए है क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं उनकी नीतियां ही एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत अच्छी नहीं रही हैं। नहीं तो आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भंडारण परिवहन को लेकर के समस्या नहीं होती। हम एमएसपी को लेकर के आंदोलन करते हैं। भाई अभी भारत में जो फसलों की विविधता है बहुत ज्यादा है, विभिन्न प्रकार के क्रॉप उपजाए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है 23 से 24 प्रकार की फसलों को ही क्या है तो एमएसपी के दायरे में रखा गया है। और उसमें भी अधिकांश फसलों का जो है जब आप बेचने जाएंगे तो वो उसके लोग मतलब सरकारी जो दुकानें वो नहीं खरीदती हैं, गेहूं चावल या जो प्रमुख फसलें हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये स्थिति है एमएसपी को लेकर के। तो अगर किसान आंदोलित होते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे नीति नियंताओं की गलती है। हमारे जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उनको यहाँ काम करने की जरूरत है। वो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रास रूट पे परेशान है। आप भी अपने गांव में देखिए कि जो व्यक्ति एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है उसकी स्थिति जाके देख लीजिए, उसका घर इस बरसात में टपक रहा होगा, चू रहा होगा। ये है किसानों की स्थिति। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहाँ हो रही हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हमारे अन्नदाता मतलब कृषक ही करने को मजबूर हो रहे हैं। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि फसल खराब हुई, लाइबिलिटी के तले, बोझ के तले, भाई उनका भी सामाजिक जीवन है, बता दो क्लास पे, उनका भी सामाजिक जीवन है और उनको भी बच्चों को पढ़ाना है, बेटे बेटियों की शादी विवाह करना है, घर बनवाना है।
तो ऐसे में फिर क्या स्थिति हो जाती है, वही कि वो कर्ज के बोझ के तले दबते जाते हैं और अंत में कोई विकल्प नहीं बचता, तो वो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर वित्त की पर्याप्त उपलब्धता न होना साहूकारों के चंगुल में फंसा था। मैंने पीछे बताया कि किस तरीके से जो है, जब वित्त की उपलब्धता नहीं रहेगी और इन्हें एग्रीकल्चर के लिए भाई तत्काल में क्या है कि खेत की जुताई करना है, जुताई करने के बाद पानी से भरवाना होता है, फिर उसमें फसल बोई जाती है, उर्वरकों का प्रयोग होता है, पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, तो ये सारी चीजों में खर्चा होते हैं, पैसा है नहीं उसके पास, तो वो कहाँ जाएगा, गांव के साहूकार के पास चला जाएगा। और साहूकार तो इसके लिए बैठा ही हुआ कि आप आइए, और साहूकार का जो ब्याज है वो बहुत मारक होता है। मतलब आज भी गांव में ये स्थिति बनी हुई है कि अगर किसान 10,000 किसान कर्जा लिया तो 2 ही 3 महीने में उसका ब्याज 25,000 हो जाएगा, मतलब मूलधन लेकर के। तो अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा तबाह है किसान। किसानों में नई तकनीक, मृदा परीक्षण, उन्नत बीज आदि की सटीक जानकारी ही नहीं है। आप सोचिए, हम आपकी कृषक पृष्ठभूमि के हैं, और सही बताएं हम तो अपने गांव में अभी तक किसी को नहीं देखते कि वो अपनी मृदा का परीक्षण करा रहे हैं, या जो मृदा के परीक्षण करता लोग हैं वो हमारे गांव में आके हमारी मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। फिर हमने ये भी नहीं देखा कि हमारे गांव के लोग या गांव के आसपास के लोग बहुत वैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं, बागवानी कृषि की तरफ जा रहे हैं, जैविक कृषि कर रहे हैं, कुछ नहीं। वही जो परंपरागत कृषि था, धान के समय में धान और गेहूं के समय में गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बल्कि पहले जब मैं बचपन में मैं था तो मेरे यहाँ गन्ना और आलू, मटर, अरहर, फिर गाजर, इस सारी चीजों का, फिर लहसुन प्याज सब बोया जाता था और सब होते थे। आज हम गांव पे जाते हैं, जब अपने बड़े पिताजी के जो लड़के हैं भैया लोग, उनसे मैं पूछते हैं भैया क्या क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, गेहूं चावल बस वही हो जा रहा है, बड़े मुश्किल से। बड़े मुश्किल से क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा जंगली जानवर हो गए। अगर कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का हमारा विद्यार्थी सुन रहा होगा तो वाकई में मतलब अब क्या बताए, इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा फसलें तबाह हो जा रही हैं, कि जो बनैला सुअर हैं, लीलगाह हैं और सांड तो एकदम छुट्टा घूम रहे हैं, वो पूरा फसल चर जा रहे हैं, और इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं भी इनके कारण हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, तो सम्मिलित रूप से किसानों के दुर्दशा के पीछे के उत्तरदायी कारण हैं, और वही आप बता रहे हैं। और इसी के बाद आप एक थोड़ा सा शेर भी लिख सकते हैं कि रह गई जिंदगी किसानों की नासूर बनके, रह गई जिंदगी किसानों की नासूर बनके, मर रहा है होरी, जिंदा है गोबर मजदूर बनके। क्या है कि रह गई जिंदगी किसानों की नासूर बनके, मर रहा है हर रोज होरी, जिंदा है गोबर मजदूर बनके। आपने ये एक्चुअली मुद्रण क्या है, इसको ये गोदान से उठाया गया है, मतलब गोदान को टारगेट किया गया है। गोदान में एक पात्र होते हैं होरी, वो कृषक होते हैं, और कैसे उनकी जो बहुत मार्मिक जो उनकी डेथ होती है, और जब आप पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाइएगा। तो मतलब होरी की तो डेथ ही हो जाती है, और उनका जो पुत्र होता है गोबर, वो भी कृषि को छोड़ देता है, और वो कहता है कि कृषि जो है, कृषि से तो बेहतर अब मजदूरी करना हो गया है, क्योंकि कृषि से ज्यादा पैसा हमें मजदूरी में मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि अब किसान जो है क्या है, तो वो एग्रीकल्चर की बजाय मजदूर बनने में, कहाँ वो खेतों के मालिक थे, कहाँ वो चौधरी की भूमिका में होते थे, महतो की भूमिका में होते थे। अब हमारे किसान जो है वो मजदूर बनने को अभिशप्त हो गए हैं। और क्यों अभिशप्त हो गए, तो यही सब पीछे के सम्मिलित कारण है। तो अब आप इतना बताने के बाद अब आपको जो है तीसरा जो पॉइंट है कि कृषि से जुड़ी चुनौतियां का समाधान, क्योंकि आपने जो है चुनौतियां बताई, तो चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी है। तो चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी है। तो सबसे पहले क्या है भाई, हमने पीछे बताया था चुनौतियों में कि मानसून पे हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो मानसून पर निर्भरता को क्या किया जाए, कम किया जाए। कैसे कम होगा, तो सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, नहरों का विकास किया जाए, नलकूपों का विकास किया जाए।
सोलर पंपों का विकास किया जाए। और इस समय वर्तमान में खूब सोलर पंप बांटे जा रहे हैं। तो क्या होगा उससे, क्या वो सोलर पंप जो है वो सूर्य ऊर्जा से चलेंगे, तो ऐसे में डीजल पेट्रोल पे जो हमारी निर्भरता है वो घटेगी। क्योंकि खाड़ी युद्ध में आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग जो है डीजल पेट्रोल को लेकर के एक सबक भी हमारे लिए था, एलपीजी को लेकर के, कि हमें इनके वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना ही करना है, क्योंकि कब क्या समस्या आ जाए। और ये ऊर्जा के इतने महत्वपूर्ण साधन है कि ऐसे में तो पूरा जीवन ही ठप हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो ये चीजों का प्रयास है। और सिंचाई के लिए आप जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो अवधारणा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब कि मतलब हर एक बूथ से बहुत ज्यादा क्या है फसल का उत्पादन करना। वो कैसे होगा कि आप देखेंगे कि खेतों में फुहारा की सिंचाई की व्यवस्था है, या फिर पाइप द्वारा जो है वो छिद्र करके डायरेक्ट जो है जड़ों में पानी पहुंचा दिया जाता है। तो इससे क्या है कि अनावश्यक जो है वो पानी का दुरुपयोग भी नहीं होता, अनावश्यक पानी, और वो पानी जो है टारगेट फसल को पहुंच भी जाता, लक्षित करके पहुंचा दिया जाता है। तो मतलब उससे क्या है कि पानी की कम खपत और पैदावार ज्यादा, उतने ही पानी में और ज्यादा पैदावार। तो वही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा की भी चर्चा कर दीजिएगा। इसके तहत क्या है कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीक पर बल दिया गया है। वही जो फुवारा स्प्रिंकलर सिंचाई है या ड्रिप सिंचाई है, तो उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। कि कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जाए, उन्नत तकनीकी का प्रयोग जैसे स्मार्टफोन ऐप तथा ड्रोन तकनीक से कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी। मतलब इस समय क्या है कि जो ये मोबाइल है हमारा, तो इसमें एक ऐसे एप्लीकेशन आ जाए कि उसमें हमें विविध प्रकार के उन्नत फसलों की जानकारी हो, जो भी बीज नई नई बन के आ रहे हैं उनकी चीजों को लेकर के। भाई ऐप में ऐसा बना दिया जाए कि धान से संबंधित जितने भी उन्नत बीज रिसेंटली आए हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, पर हेक्टेयर उनका उत्पादन क्या है, वो सब किसानों के मोबाइल में उपलब्ध करा दी जाए। फिर ड्रोन तकनीकी के माध्यम से जो एग्रीकल्चर उनकी निगरानी करी जाए। कीटनाशकों के छिड़काव की बात हो वो भी ड्रोन से कर दिया जाए। और जो कि बड़े बड़े जो कृषक हैं वो ऐसा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े कृषक कितने, मुट्ठी भर, और मुट्ठी भर कृषकों की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो क्या हमारे भारत के कृषि की दशा अच्छी हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। हमें तो गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति जो किसान है, सबसे गरीब किसान है, जब तक हम उसकी उन्नति नहीं करा लेंगे तब तक तो जो विकास का, समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा नहीं होगा। तो यही चीज है। तो समावेशी विकास कैसे आप कर पाएंगे कि जब अंतिम पायदान तक के कृषक को जो है कृषि की जो मुख्य धारा है उसमें आप जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके के प्रयास होने चाहिए। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मृदा का नियमित परीक्षण एवं मृदा अनुकूल फसलों का उत्पादन किया जाए। मतलब बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की कि जो मृदा किट, कि भाई कौन सी मृदा जो है किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, किस मृदा में किस तरीके के उर्वरक की आवश्यकता है। आप सपोज करिए कि आपकी मृदा में पर्याप्त रूप से नाइट्रोजन है, यूरिया है पर्याप्त रूप से, फिर भी आप यूरिया डाले पड़े हुए हैं, तो उससे आपकी मृदा की गुणवत्ता गिरेगी। और जब मृदा की गुणवत्ता गिरेगी तो क्या होगा कि आपका पैदावार भी नीचे जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, स्मार्ट कृषि करना है कि आप अपनी मृदा की गुणवत्ता को जांच करवा लीजिए, और उसमें आप देखिए कि हम कौन सा फसल बोएं, और उस अपने मिट्टी के अनुसार अपने फसलों का चयन करिए। और उसके बाद उसमें किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है उसका उपयोग करिए, और हर 2 साल के बाद उसको चेक कराते रहिए। इससे क्या है कि आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, और जब मृदा स्वस्थ रहेगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, उससे उत्पादन मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। फसल पैटर्न में विविधीकरण लाया जाए। फसल पैटर्न में विविधीकरण से तात्पर्य ये है कि जैसे अब हम अपने यहाँ अपने गांव का ही उदाहरण देते हैं, अपने आसपास का उदाहरण देते हैं। आज भी हम लोग के यहाँ क्या है कि एक तय पैटर्न है कि गेहूं कटा, उसके बाद 2-3 महीना, 2-2.5 महीना खेत खाली रहे, बरसात हुई, फिर धान बोने की तैयारी में, मतलब धान को लगा दिए, धान कटा, उसके बाद फिर वही तो धान गेहूं लगे हुआ। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी जो हमारी है वो यही करेगी केवल आप धान और गेहूं पैदा करिए। वो तो कहती है कि आप अरहर भी उगाइए, आप सरसों भी पैदा करिए, आप सब्जियां भी उगाइए, आप विभिन्न प्रकार के फलों का भी उत्पादन करिए।
मतलब आप रबी खरीफ जायद में जितनी भी फसलें हैं सबका उत्पादन करिए। और यही है फसल का विविधीकरण, कि आप जो है इस साल अगर अपने उस, जैसे सपोज करिए कि आपका ये खेत है, इस साल आपने गेहूं बोया, तो अगले साल जो है इसी में गेहूं चावल तो दो तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन बीच में आप इसमें कुछ सब्जियों की खेती कर दीजिए जायद फसल के तहत। या फिर आप जो है इसमें सरसों का उत्पादन कर लीजिए, आलू बो दीजिए। तो इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फसल की इससे भी उर्वरता बनी रहेगी। मतलब एक फसल पैटर्न से समस्याएं होती हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है। फिर हम जैविक कृषि के लिए बढ़े, क्योंकि आज क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर के लोग काफी अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के पास पैसा तो हो रहा है, धीरे धीरे लोग अमीर हो रहे हैं और भविष्य में लोग धनी हो जाएंगे। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमारे संसाधनों का विकास हो रहा है, और यदि आप पीछे से तुलना करेंगे तो वर्तमान में स्थिति लोगों की अच्छी ही हुई है पहले से, और धीरे धीरे अच्छी होगी। तो ऐसे में एक समय बाद पैसा मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य में लोग क्या है, ऑर्गेनिक फसल की डिमांड करेंगे, जैविक रूप से, जो जैविक खाद के द्वारा जो परंपरागत रूप से जो खेती की जाती थी उसमें भले प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन लोग जाएंगे उधर ही। तो ऐसे में आप इस तरीके की स्मार्ट खेती कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो है जो मार्केट में जो ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रोडक्ट होंगे वो महंगे मिलेंगे, उसकी आपको ज्यादा कीमत मिलेगी। तो आपको ऐसे भी प्रयास होने चाहिए। फिर बागवानी खेती वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आप बागवानी कृषि की तरफ जाइए, आपके पास कम खेत है, 2-3 बीघा है, आप बागवानी कृषि के पास जाइए, कृषि करिए, उसमें फसलों का उत्पादन होता है। मतलब जो बाजार में जिसको बेचा जा सके, तो उसमें फलों का उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। तो इससे भी आप बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो हमें क्या है कि अपने में भी नवोन्मेषण माने इनोवेटिव होना होगा, और जिसके तहत हमें फसल का विविधीकरण अपनाना होगा, जैविक कृषि अपनानी होगी, और क्या होगा तो बागवानी खेती की ओर मुड़ना होगा। जैसे फूलों की खेती है, आज वर्तमान में देख लीजिए फूलों की खेती हो रही है, फिर औषधीय पुष्पों की खेती हो रही है। तो ये सब कम क्षेत्रफल में इनका उत्पादन किया जा सकता है, और इनसे से ज्यादा क्या है, लाभ कमाया जा सकता है। जैसे आपके पास बंजर भूमि है, जेट्रोफा की खेती कर लीजिए। फिर आपके पास बहुत कम है तो औषधीय पुष्पों की खेती कर लीजिए, फूलों की खेती कर लीजिए, वनस्पतियों का एलोवेरा लगा लीजिए, ब्राह्मी, अश्वगंधा, तमाम तरीके के तो जड़ी बूटियां हैं और इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो आप ऐसी भी खेती कर सकते हैं। कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला विकसित करनी होगी, बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई हमारे किसान जो है अपने फसलों को औने पौने दाम पे बेचने के लिए क्यों अपशक्त होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम इनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। यदि किसानों को अपने फसल का भंडारण करने की क्षमता विकसित हो जाए कि वो उनके पास नियरेस्ट 2-3-4 किलोमीटर पे वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, जहां वो 2-3 महीना 4 महीना अपने उत्पाद को सुरक्षित रख सकते हैं, तो किसान किसी भी परेशानी को सामना करते हुए 2-3 महीना झेल सकता है। क्योंकि उसको उम्मीद रहेगी कि जो हम अपने फसल की कीमत अभी 10,000 पा रहे हैं, वही आगे चल करके क्या होगा, 70,000 हो जाएगा, मतलब 7 गुना फायदा हो जाएगा 3-4 महीने में। तो वो ऐसा प्रयास करेगा, और जैसे ही सीजन खत्म होता है चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इसका लाभ तभी मिलेगा जब गोदाम हो, कोल्ड स्टोरेज हो। तो इसकी श्रृंखला विकसित करनी होगी। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्या होगा, तो मूल्य वर्धन करना होगा। तो खाद्य प्रसंस्करण इस समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है अपने जो प्रोडक्शन है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। सपोज करिए कि अभी आम का सीजन रहा, किसानों ने खूब आम पैदावार करी, अब उसको अगर वो उनको कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रख सके तो इसकी 2-4 महीने के बाद तक भी आम मार्केट में दिखेगा। उसके बाद क्या करे कि आम से तमाम जैम, जेली, इस तरीके की चीजें बना ले, पिकल बना ले, अचार बना ले। तो क्या होगा कि ये और ज्यादा कीमती हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्शन होंगे उनका बचाव होगा,
उनकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो किसानों की क्या होगी स्थिति, मतलब दयनीय से क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। और यदि किसानों की स्थिति अच्छी होगी तो समझ लीजिए कितने प्रतिशत किसान हैं, तो 45%। सोचिए यदि 45% किसानों की स्थिति को आप ऊंचा कर दे तो भारत में जो गरीबी का आंकड़ा है वो तो रातों रात छूमंतर हो जाएगा। बस इस दिशा में जो हमारे हुक्मरान है, जो हमारे नेता हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और किसानों के आश्चर्य होता है कि सब कृषक पृष्ठभूमि के ही होते हैं, लेकिन कैसे जाकर के वहां न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये समस्या है। तो वही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएं, उनकी दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। फिर उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर क्या है, तो बल दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, देश भर की जो किसानों के जो फसलों की कीमतें हैं वो एक समान होंगी, और किसानों को क्या होगा, तो पर्याप्त रूप से लाभ मिलेगा। फिर अगला आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किसानों के जोखिम को कम करने के लिए वहनीय कीमत पर फसल बीमा उपलब्ध कराया जाए। और इस फसल बीमा में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे फसल बीमा योजना जो संचालित की जा रही है उसमें बहुत खामियां। सोचिए कि हमारे जानने वाले लोगों का 2-2, 3-3 बीघे का खेत की फसल, खड़ी फसल खराब हो गई, और फसल बीमा के नाम पे मिला क्या उन्हें, 150 रुपए का चेक। अब सोचिए कि आपके 3 बीघे की फसल खराब हो रही है, आपको 150 रुपए का चेक मिल रहा है फसल बीमा कंपनियों की तरफ से, तो ये कितना बड़ा धोखा है आपके साथ। तो ऐसे में सरकार को यहाँ बहुत ज्यादा कारगर व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अगर हमारी फसलें खराब हो रही हैं तो हमको पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति मिले। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे डेयरी हुआ, पशुपालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, पोल्ट्री हुआ, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। मतलब जो हमारे कृषक हैं, किसान हैं, तो उनसे भाई उनके पास क्या है कि पर्याप्त समय रहता है, सीजन भर वो अपनी कृषि करे। बाकी कृषि से सहायक जो गतिविधियां हैं, जैसे वो डेयरी पाल ले, मतलब भैंस रख ले, गाय रख ले, भाई चारे की उनके पास उपलब्धता पर्याप्त रहेगी, किसान है ही है वो, तो ऐसे में वो अपने लाभ को दूना कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म एक बहुत अच्छा विकल्प है, साथ ही साथ मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के गतिविधियों को भी जो है वो करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए सरकार जो है तमाम तरीके की सब्सिडी भी देती है, तो कृषक जो है इसका लाभ भी उठाए। फिर वित्त की उपलब्धता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी 1997-98 में लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तो ये अच्छी पहल थी कि किसानों को एक ऐसा कार्ड दिया जाए कि उनके खाते में पैसा ना रहे, तब भी वो अपने कार्ड के लिमिट के अनुसार क्या है, वो पैसा निकाल करके खेती कर सकते हैं, और जब उनके फसल का प्रोडक्शन हो जाए, बेच ले, तो वो पैसा जा करके बैंक में जमा कर दें। अच्छी पहल थी। लेकिन ये जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहली बात तो आप जो हमारे व्यूअर हैं उनके यदि फादर किसान होंगे, पूछिएगा कि उनके पास केसीसी है कि नहीं है। तो विश्वास मानिए कि 1000 व्यूअर में मतलब 50 व्यूअर के पास भी जो है ये कार्ड उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं किया, बैंक वाले देते ही नहीं है, यहाँ बदमाशी करते हैं, वो तमाम तरीके का हैसियत प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब किसान बेचारा क्या हैसियत देगा, क्या वो बैंक में ले जाके गिरवी देगा, ले दे के उसके पास एक कृषि वाली भूमि ही होती है, और वो भी इतनी कम होती है, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये थोड़ी सी खामियां हैं, तो इसको सहज बनाया जाना चाहिए केसीसी को। फिर स्मार्ट इंडिया मिशन की तर्ज पर क्या है, स्मार्ट खेती मिशन के लिए प्रयास होने चाहिए। भाई आज की सरकारें क्या है कि स्मार्ट इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट विलेज, स्मार्ट खेती क्यों नहीं हो सकती भाई? अगर हम स्मार्ट इंडिया बनाना चाह रहे हैं तो स्मार्ट इंडिया क्या स्मार्ट विलेज और स्मार्ट एग्रीकल्चर की उपेक्षा करके बन जाएगा? कतई नहीं बनेगा भाई। आप ऐसे सोचिए कि आप कि 100 लोगों का परिवार है, उसमें से आप 50 लोगों को किनारे करके आप क्या सोच रहे हैं कि आधी आबादी को किनारे करके आप स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, आप स्मार्ट इंडिया बना लेंगे, या आप विश्व गुरु बन जाएंगे? आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे,
जब तक आप ग्रास रूट पर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे। और इसीलिए नारा तो स्मार्ट इंडिया का नहीं होना चाहिए, पहले नारा होना चाहिए स्मार्ट एग्रीकल्चर का, स्मार्ट विलेज का। जब स्मार्ट एग्रीकल्चर होंगे, स्मार्ट विलेज होंगे, तो स्मार्ट इंडिया आप स्वतः बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के प्रयास होने चाहिए सरकार के द्वारा। तो अब आपने देखा कि भूमिका को मैंने बताया, मतलब प्रस्तावना, फिर भारतीय कृषि की चुनौतियों की चर्चा करी। तो चुनौतियां हैं तो उसका समाधान क्या है उसके बारे में मैंने बताया। अब आपका उपसंहार हो गया, और मैंने आपको उपसंहार यहाँ लिखा है केवल समझाने के लिए, आपको अपनी कॉपी पे उपसंहार नहीं लिखना है। चूंकि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भूखमरी उन्मूलन आदि तभी संभव है जब कृषि और किसानों के हालात में क्या हो, तो सुधार किए जाए। ऐसा करके न केवल कृषि क्षेत्र में उपजी निराशा को कम किया जा सकता है, बल्कि पुनः किसान इस ओर आकर्षित होंगे। मतलब जो वर्तमान में जो हमारे किसान हैं, आप जाइए अपने गांव में किसानों से बात करिए तो क्या कहेंगे कि अब किसान कृषि जो है वो फायदे का सौदा नहीं रह गई है, और उनका किसानों की तरफ मतलब कृषि की तरफ से मोह भंग हो रहा है। मतलब कोई भी किसान जो है, आज एक डॉक्टर है तो वो चाहेगा हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर है वो चाहेगा हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, और इसी तरीके से नेता का बेटा वो तो प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में रहते हुए अपने बेटे को लॉन्च कर दें, मतलब विधायक सांसद इसे भी बना दे। लेकिन एक कृषक कभी ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा क्या बने, किसानी करे, क्योंकि वो जान रहा है कि जिस दुख दर्द को, जिस दंश को वो जीवन भर झेला है, नहीं चाहता कि उसका अपना बेटा या उसकी अपनी आने वाली जो संततियां हैं इस दर्द को झेले। और सोचिए अगर किसानों में ऐसी भावना है तो यानी कि वो कृषि से दूर जा रहे हैं, और यदि कृषि से आप दूर जा रहे हैं तो समझ लीजिए भारत अपनी जड़ से दूर जा रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का सही मायने में मुख्य स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर। यदि हमारा एग्रीकल्चर बेहतर होता तो हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर होती। क्यों बेहतर होती? क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही जो हमारे इकोनॉमी का दूसरा बेस होता है इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक गठजोड़ होता है। और यही कारण है कि हमने अपने एग्रीकल्चर को जो है नुकसान पहुंचाया, तो हमारा जो इंडस्ट्री है ये भी क्या है कि आज बेकार स्थिति में। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर, दो से तीन सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के। प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, और जो टर्सरी होते हैं वो सर्विस सेक्टर। तो हमारा ग्रोथ कुल किसमें दिखता है? सर्विस सेक्टर में दिख रहा है। जबकि जो वास्तविक ग्रोथ हमारी होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ स्थायी होती है। ये ग्रोथ क्या होती है? ग्रास रूट पे होती है। मतलब इससे क्या है कि जो साधारण लोग होते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े रहते हैं। तो जब हमारे साधारण लोग विकास की धारा में आगे आएंगे, तो सेवा क्षेत्र के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, ये लोग तो अपना जीविकोपार्जन कर ही लेंगे। तो समस्या जो हमारी इकोनॉमी जो डेवलप नहीं कर पाई, आज भी हम विकासशील देश ही बने रहे, तो हमारे अर्थव्यवस्था के मॉडल में भी छिपा हुआ है। तो सोचिए कि अगर हम अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक सेक्टर है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर, उसे हम डेवलप कर लें, तो हम उद्योग क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं। और जब एग्रीकल्चर और उद्योग दोनों क्षेत्र डेवलप होंगे तो सेवा क्षेत्र तो खुद ही डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक जो है निष्कर्ष देके अपनी निबंध को खत्म कर सकते हैं। और देखिए यहाँ क्या है कि मैंने इतना पॉइंट बताया है कि आप इसको केवल 2 बार सुन लीजिएगा, तो परीक्षा में इस टॉपिक से और आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। तो फिर आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब पेन आपका चलेगा, शब्द मेरे आपके कान में आते रहेंगे। तो चलिए आज का जो है वो यहीं तक था। और ये कुछ लिंक्स हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग जो है इसको हम से मांगते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ये @समृद्धि IAS ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है, यहाँ मिल जाएगा। ये समृद्धि IAS का ऐप है, तो आप इसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि अब निकट भविष्य में यहाँ भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल है यूट्यूब के, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि IAS, दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है, बहुत उपयोगी हैं। आप इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें, और पीडीएफ के लिए @समृद्धि IAS टेलीग्राम पे संपर्क करें। और यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं
तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।